नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। दिन भर की हर राजनीतिक उठापटक और सियासी खबरों को समेटकर हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक खास कार्यक्रम द पॉलिटिकल शो के साथ, जिसमें हम आपको दिन भर में घटी हर राजनीतिक खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों को सीमित करके योजना पर काम कर रही है। इसके लिए सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन की जो है वो तैयारी कर रही है। संसद में इसी हफ्ते में विधेयक पेश किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले इस मुद्दे पर सियासी गलियारों में राजनीति तेज हो गई है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। आखिर वक्फ बोर्ड को लेकर क्यों मचा हुआ है बवाल, देखिए एक खास रिपोर्ट। देश में संसद सत्र के बीच इस वक्त वक्फ बोर्ड को लेकर नई सियासत शुरू हो गई है। दरअसल केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में बड़े संशोधन करने जा रही है, जिसके लिए सरकार इसी सत्र में संशोधन विधेयक लाने पर भी विचार कर रही है। सरकार के इस फैसले को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और नेताओं ने आपत्ति जताई और कड़े शब्दों में इसका विरोध किया है। वक्फ संशोधन विधेयक को संसद के सत्र के दौरान 5 अगस्त को पेश नहीं किया जाएगा। पहले कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार इसे सोमवार को पेश कर सकती है। जानकारी के मुताबिक विधेयक को सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी हफ्ते विधेयक के राज्यसभा में पेश कर दिया जाएगा। इस विधेयक में मौजूदा कानून में 40 बदलाव शामिल है। इसमें सबसे अहम बदलाव बोर्ड द्वारा वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने से पहले भूमि को वेरीफाई करवाना जरूरी हो सकता है। वहीं अलग अलग राज्य बोर्ड द्वारा जिन भूमि पर दावा किया गया है उसका नए सिरे से वेरिफिकेशन करवाना होगा। इसके अलावा संशोधन से वक्फ बोर्डों में महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य हो जाएगा। वक्फ बोर्ड में प्रस्तावित बदलाव। 2 अगस्त को वक्फ संशोधन विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। विधेयक में वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में संशोधन का प्रस्ताव। संशोधन के जरिए वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित किया जाएगा। विधेयक में मौजूदा कानून में 40 बदलाव शामिल। 2013 में यूपीए सरकार ने मूल अधिनियम में संशोधन से वक्फ बोर्ड को ज्यादा शक्तियां दी। बोर्ड की संरचना में परिवर्तन का प्रस्ताव किया जा सकता है। वक्फ बोर्ड को लेकर वो फैक्ट जो चर्चा में हैं। पहला वक्फ अधिनियम 1954 में पारित किया गया। पहला संशोधन 1995 में और फिर 2013 में दूसरी बार संशोधन किया गया। दुनिया के किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्तियां नहीं हैं। यहाँ तक कि सऊदी या ओमान में भी ऐसा कानून नहीं। एक बार जब कोई जमीन वक्फ के पास चली जाती है तो उसे पलट नहीं सकते। पावरफुल लोगों ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर लिया है। भारत में वक्फ संपत्ति दुनिया में सबसे ज्यादा है और 200 करोड़ का भी राजस्व नहीं आ रहा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अदालतें भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण रखने वालों के अलावा अन्य लोग भी इस कानून के खिलाफ हैं। सच्चर कमेटी ने भी कहा कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता होनी चाहिए। वक्फ संपत्ति का उपयोग सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं। ये तो थे वक्फ बोर्ड से जुड़े कुछ अहम फैक्ट, लेकिन अब इस पर बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस लंबे बीमारी का लॉजिकल हल निकालना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पहले इसे लेकर संशोधन किए गए, लेकिन वक्त के साथ ये बीमारी इलाज के बजाय लाइलाज होती गई। इसके साथ ही बीजेपी के अन्य नेताओं और सहयोगी दलों के नेताओं का कहना है कि वक्फ की संपत्तियों में कई अनियमितताएं हैं जिन्हें सरकार दूर करना चाहती है। जो वक्फ व्यवस्था है या जो वक्फ सिस्टम है, उसको जो है वो टच मी नॉट की सोच, सनक और संकीर्ण सियासत से बाहर करना होगा। अगर आप जो है वो इसी संकीर्ण सियासत में, इसी सोच में और इसी सनक में रहेंगे कि वक्फ व्यवस्था को, वक्फ के सिस्टम को टच मी नॉट, मतलब आप छू नहीं सकते, छुई मुई है। अरे भाई, हर
जो समावेशी सुधार है उस पर सांप्रदायिक वार की जो आपकी सनक है वो न तो मुल्क के लिए बेहतर है और न मजहब के लिए बेहतर है। और एक लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का जो है वो लॉजिकल एंडिंग सोल्यूशन जो है वो वक्त के लिए भी बेहतर है और वक्त के लिए भी जरूरी है। इसलिए जो है वो अगर लॉन्ग पेंडिंग, अभी इससे पहले जो है वो इस बीमारी के इलाज के लिए अलग अलग संशोधन करते रहे, लेकिन वो बीमारी का इलाज होने के बजाय ये बीमारी लाइलाज होती गई। इसलिए जो भी, मुझे मालूम नहीं कि क्या इसमें सरकार की तरफ से जो है वो प्रपोजल है और किस तरह से है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये जरूरी है। वहीं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इस पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन पार्टी के कई नेताओं का कहना है कि एक बार वक्फ की संपत्ति हमेशा वक्फ की संपत्ति होती है। इस एक्ट में संशोधन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, आप एक बात समझने की जरूरत है, केंद्र सरकार जनहित के काम में नहीं लगी हुई है। उनको देश के गरीबों की भलाई से कोई मतलब नहीं, ना महंगाई से मतलब है, ना गरीबी से मतलब है, ना बेरोजगारी से मतलब है। अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले लोगों को। गरीब प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में कारखाने लगे, उद्योग लगे, इससे भाजपा को लेना देना नहीं है। वो केवल ध्रुवीकरण करके, हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति सेकना चाहती है। तो भाजपा के लोगों को तो पहले बताना चाहिए कि जो आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया उसको 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्या कारण है। और बिहार में आपने वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिएगा, उसका क्या हुआ। अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और केवल वक्फ बोर्ड नहीं, हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार हैं सरकार के। उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नुज़ूल उर्दू शब्द है। उन्हें समझाते रहे अधिकारी के नजूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नजूल मतलब मुसलमानों की जमीन है ये। सोचो, जो व्यक्ति केवल उर्दू के शब्द नजूल को लेकर के पूरा का पूरा प्रयागराज खाली करा रहे थे, पूरा गोरखपुर, और गोरखपुर में अपना स्वार्थ है उनका कुछ, या उनके सहयोगी साथियों का स्वार्थ है, उसकी वजह से बताइए उर्दू का शब्द नजूल, तो मुख्यमंत्री जी क्या कानून ले आए। तो ये बात आपको भी समझ में आ रही है, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ रहेंगे। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। बोर्ड ने बयान जारी किया कि वक्फ एक्ट में कोई भी बदलाव कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। वक्फ अधिनियम में ऐसा कोई भी बदलाव जो वक्फ संपत्तियों की स्थिति और प्रकृति को बदलता है या सरकार या किसी व्यक्ति के लिए उन्हें हड़पना आसान बनाता है, कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। सुप्रीमेसी और प्रिविलेजेस के खिलाफ ये काम करते हुए मीडिया को इन्फॉर्म कर रही है और पार्लियामेंट को इन्फॉर्म नहीं कर रही है। पार्लियामेंट जब चल रहा है तो सरकार का काम है कि इमीडिएटली आप पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते, बजाय इसके कि आपने मीडिया को लीक किया। अब जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट से मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए, और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है वक्फ बोर्ड और उसकी संपत्ति कितनी है। क्या है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है। वक्फ को दान का एक रूप माना जाता है। बिहार जैसे राज्यों में अलग अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए दी गई संपत्ति है। संपत्ति और संपत्ति से हुए मुनाफे को हर राज्य के वक्फ बोर्ड प्रबंधन करते हैं। 1954 में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया था। सरकार ने 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की। 1995 में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया गया।
वक्फ बोर्ड ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि वक्फ संपत्ति से आय का उपयोग मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए किया जाए। कितनी है वक्फ बोर्ड की संपत्ति? वक्फ बोर्ड के पास करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 9.4 लाख एकड़ है। देश भर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड हैं। सशस्त्र बल, रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास भारत में तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा भूमि है। सूत्रों के मुताबिक वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए इस सप्ताह संसद में बिल पेश किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले देश में सियासत में इस मुद्दे पर काफी हंगामा देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को संसद में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब देते हुए बिना राहुल गांधी का नाम लिए उन्हें निशाने पर रखा। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस के रवैये पर भी सवाल खड़े किए। शिवराज सिंह चौहान ने सदन में क्या कुछ कहा है, एक खास रिपोर्ट देखते हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को राज्यसभा में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का जवाब जारी रखा। शुक्रवार को शिवराज का जवाब प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस की वजह से बीच में ही रोकना पड़ा था। शिवराज ने अपने संबोधन की शुरुआत से ही कांग्रेस और उसके नेताओं को निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के लिए प्रत्यक्ष सहायता की बात तो की, लेकिन ऐसी योजना नहीं बनाई। पीएम मोदी ने समझा ये राशि भले ही 6,000 रुपए हो, सीमांत और छोटे किसानों के लिए बड़े काम की है। इस छोटी राशि के कारण किसान का सम्मान बढ़ा है, वो स्वावलंबी हुआ है, विकास को गति मिली है। ये किसान का सम्मान देख नहीं सकते। उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देकर कहा कि सम्मान निधि ने किसानों की जोखिम लेने की क्षमता को बढ़ाया है। मुझे कहते हुए गर्व है, कांग्रेस ने किसान को प्रत्यक्ष सहायता की बात तो की, लेकिन कभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना कांग्रेस ने नहीं बनाई। माननीय सभापति महोदय, ये बनाई तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसान सम्मान निधि में माननीय सभापति महोदय राशि भले 6,000 रुपया हो, ये नहीं समझेंगे, लेकिन जो लघु किसान, सीमांत किसान, छोटे किसान, उनके लिए 6,000 रुपया मायने रखते हैं। कई बार माननीय सभापति महोदय किसान को आदान के लिए, छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए छोटी राशि की जरूरत पड़ती थी, और जब पैसा नहीं होता था तो उसको ऊंची ब्याज की दरों पर लेना पड़ता था। इस किसान सम्मान निधि के कारण किसान स्वावलंबी भी हुआ है, किसान सशक्त भी हुआ है और किसान का सम्मान भी बढ़ा है। ये किसान का सम्मान देख नहीं सकते माननीय सभापति। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में ये सामने दिग्विजय सिंह जी बैठे हैं, इनके हाथ 24 किसानों के खून से सने हैं। उन्होंने 1986 के बिहार, 1988 के दिल्ली और मेरठ, मुल्ताई, नंदीग्राम में किसानों पर गोली चलाए जाने की घटनाओं और इन गोली कांड में मारे गए किसानों के आंकड़े भी गिनाए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जब ये आंकड़े गिना रहे थे, विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। इस कांग्रेस की सरकार जब इनकी थी, अलग अलग राज्यों में गोली चलने की बात करते हैं। इनके साथ ये दिग्विजय सिंह जी बैठे, खून से हाथ इनके सने 24 किसानों को मारा। माननीय सभापति महोदय, मैं केवल विषय में बोलना चाहता था। आप क्यों गिरे? अब इन्हें छेड़ा है, अब इन्हें छेड़ा दिए। सुन लें मंत्री जी को 1986 में जब कांग्रेस की सरकार बिहार में थी, 23 किसानों की मौत गोलीबारी से हुई थी इनकी सरकार। 1988 में दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पुण्यतिथि पर किसानों पर गोली चलाई गई। माननीय सभापति महोदय, उसमें 2 किसान मारे गए। 1988 में
मेरठ में इनने किसानों पे फायरिंग की, 5 किसान मारे गए। 23 अगस्त 1995, और सुन के जाओ, दम है तो सुन के जाओ मंत्री जी, सुन के जाओ। 23 अगस्त 1995 हरियाणा में गोली चलाई, 6 किसान मारे गए। 12 जनवरी 1998 मुल्ताई में किसानों पर गोली चली, कांग्रेस की सरकार थी, 24 किसान मारे गए। नंदीग्राम आंध्र प्रदेश में 2010 में 2 किसान मारे गए। 8 मई माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति जी, मैंने कहा था मैं शालीनता से बात करना चाहता हूँ। एक सेकंड बैठिए, स्थान ग्रहण कीजिए। लेकिन ये छेड़ेंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। माननीय मंत्री जी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंडित नेहरू से लेकर कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकारों के प्रधानमंत्रियों के 15 अगस्त के भाषण में किसानों के जिक्र का डेटा पेश किया और ये भी बताया कि नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने के संबोधन में कितनी बार किसान कहा। कांग्रेस की प्राथमिकता किसान नहीं रहा, और जब हमारे नेता नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, मैंने उनके भाषण पढ़े। 2014 में 6 बार, 15 में 23 बार, 2016 में 31 बार, 2017 में 20 बार, 18 में 17 बार, 19 में 17 बार, 20 में 17 बार, 21 में 15 बार। अब भाषण उठा के देख, किसान का नाम, खेती को प्राथमिकता। और माननीय सभापति महोदय, जो बात दिल में होती है जवान पे वही आती है। इनके दिल में किसान नहीं था, नरेंद्र मोदी जी के दिल में किसान था, इसलिए जुबान पे किसान बार बार था। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि इनके एक नेता एक यात्रा पर निकले थे। वो सोनीपत गए, खेत में कैमरे लगे थे, कहाँ फोकस करना है ये पहले से तय था। जब खेत में गए तब कैमरामैनों से पूछ रहे हैं कि कहाँ खड़ा होना है, कैसे क्या करना है। शिवराज सिंह ने कहा कि किसान कल्याण ड्रामे से नहीं होगा, हमारे पास वीडियो है, ये किसान की बात करते हैं। मैं किसान का बेटा हूँ और खुद खेती करता हूँ। लेकिन नेता जिन्होंने बड़ी यात्राएं निकाली, बड़ी बड़ी यात्राएं, उस यात्रा के दौरान माननीय सभापति बोलते हरियाणा गए, सोनीपत रियल दिखने के लिए रील बनाई। खेत में एक पुराना वीडियो देख रहा था मैं, सभापति महोदय, 2023 का वीडियो है सोनीपत का। अचानक एक खेत में पहुंच जाते हैं, किसानों से ज्यादा वहां कैमरामैन थे, कैमरे पहले से फिक्स थे, कहां फोकस किए जाएंगे ये तय था। 2 लोग पकड़ के उनको खेत में ले जा रहे हैं। खेत में पहुंचने के बाद उनको पता नहीं खेत में करना क्या है, तो वहां पूछ रहे हैं कैमरामैन से कैसे खड़े होना है, क्या करना है, क्या करना है। माननीय सभापति महोदय, मेरे पास उसकी ये पूरी की पूरी वीडियोग्राफी की सीडी है। कृषि मंत्री ने कहा कि 109 नई किस्मों को पीएम किसानों को समर्पित करने वाले हैं। जल, जमीन, जलवायु, जंगल, जानवर, जनता सबको एक सूत्र में बांधना पड़ेगा। इस भाव को किसी ने जाना तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने जाना। उन्होंने कहा कि 5 साल में 18,000 करोड़ की लागत से बागवानी क्लस्टर बनाएंगे। किसानों की मंडी तक पहुंच सुगम बनाने के लिए 1500 मंडियों को एकीकृत किया जाएगा। तिलहन मिशन शुरू करने जा रहे हैं। कीटनाशक संशोधन अधिनियम के तहत संशोधन करने जा रहे हैं। 50,000 गाँवों को जलवायु अनुकूल बनाने जा रहे हैं। शिवराज सिंह ने शायराना अंदाज में कहा कि जानता हूं कि समय की सीमा होती है, मगर मैं क्या करूं, मेरी तो हर सांस किसानों के लिए चलती है। जल, जमीन, जलवायु, जंगल, जानवर, जीवन, जनता सबको एक सूत्र में बांधना पड़ेगा। अगर पौधे और पशु स्वस्थ है तो मनुष्य भी स्वस्थ होगा। इस भाव को अगर जाना तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जाना। हम सबके हित परस्पर जुड़े हुए हैं और इसलिए भारत में कहा प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, से अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हम हमारी 15 एडवांस डिसीज डायग्नोस्टिक किट विकसित कर रहे हैं।
5 साल में माननीय सभापति महोदय हम 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 100 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बागवानी क्लस्टर बनाएंगे। आधुनिक पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1,40,000 करोड़ रुपए का भूतपूर्व निवेश हम कर रहे हैं। किसानों के लिए मंडी तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए 1500 अतिरिक्त मंडियों का एकीकरण किया जाएगा। 50,000 गांवों को जलवायु अनुकूल गांव के रूप में हम विकसित करने जा रहे हैं और सूक्ष्म सिंचाई के तहत 1,30,00,000 हेक्टेयर को कवर करने की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी योजना है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कमान संभाल चुके शिवराज सिंह चौहान अब केंद्र में कृषि मंत्री के रूप में नई भूमिका में हैं और इस भूमिका में भी शिवराज सिंह चौहान अपने चिर परिचित अंदाज में विरोधियों पर हमला करने से नहीं चूक रहे। संसद में शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह पर सीधा हमला कर अपने अंदाज को बयां किया है। किसानों के मुद्दे पर छिड़े इस संग्राम में शिवराज सिंह चौहान का ये अंदाज आने वाले समय में और भी देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। द पॉलिटिकल शो में अब बात करेंगे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, जो कि हिंसा की आग में सुलग रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना देश से भाग गई हैं। इसी बीच बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हो गए हैं, जहां उन्होंने जमकर मौज काटी। आखिर बांग्लादेश में क्यों मचा हुआ है बवाल, एक खास रिपोर्ट से समझते हैं। बांग्लादेश हिंसा की आग में सुलग रहा है। हिंसा के बीच हालात बेहद खराब हो गए हैं। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर चुके हैं। इस बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से भारत के लिए रवाना हो गई। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान लैंड किया, जहां वायुसेना के अधिकारियों ने उन्हें रिसीव किया। जानकारी के मुताबिक शेख हसीना यहां से लंदन के लिए रवाना होंगी। नौकरी में आरक्षण खत्म करने और प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच भड़की हिंसा में 19 पुलिसकर्मियों समेत 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। सैकड़ों लोग घायल हैं। हालात इतने खराब हैं कि पूरे देश में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगाया गया है और इंटरनेट पर बैन भी लगाया गया है। सेना पूरे देश में तैनात हो गई है। बांग्लादेश में अभी हिंसा और अराजकता का माहौल है। इस बिगड़ी फिजा की तस्वीरें और वीडियो लगातार सामने आ रही हैं। वीडियो में देखा गया कि प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में घुस गए और वहां मौज मस्ती करते हुए नजर आए। प्रदर्शनकारी बिस्तर पर जूता पहने लेटे दिखे। कई प्रदर्शनकारी किचन में भी घुस गए और वहां बने पकवान भी खाते हुए दिखाई दिए। बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन अभी भी थम नहीं रहा। परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के दफ्तर में आग लगा दी। आवामी लीग के सदस्यों कार्यकर्ताओं को खोज खोज के मारा जा रहा है। इन सब के बीच शेख हसीना इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के निर्माता कहे जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ डाली है। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के बीच आर्मी चीफ ने भीड़ से शांति की अपील की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने कहा कि आपकी मांगे हम पूरी करेंगे। तोड़फोड़ से दूर रहिए। आप लोग हमारे साथ चलेंगे तो हम स्थिति बदल देंगे। मारपीट, अराजकता, संघर्ष से दूर रहिए। हमने आज सभी पार्टी नेताओं से बात की है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमान का कहना है कि उन्होंने सेना और पुलिस दोनों से कोई भी गोलीबारी न करने को कहा है। बांग्लादेश में हिंसा भड़की हुई है। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने भीड़ से शांति की अपील की है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारत बांग्लादेश सीमा पर फुलबारी में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर दोनों देश के नागरिकों की आवाजाही जारी है। उधर बांग्लादेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया है। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बीएसएफ डीजी भी कोलकाता पहुंच गए हैं। दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बंगाल के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करती हूं। किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। ये दो लोगों के बीच का मामला है। देश, केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी, हम उसका समर्थन करेंगे। बांग्लादेश में हुए आंदोलन में 3 हफ्तों में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को 98 लोगों की मौत हुई थी। बता दें कि बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ और इसी साल से वहां पर 80% कोटा सिस्टम लागू हो गया था। बाद में इसमें कई बार बदलाव हुए। 2012 में इसमें आखिरी बार बदलाव हुआ, तब 56% कोटा था। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और 1% विकलांगों को दिया गया। साल 2018 में 4 महीने तक छात्रों के प्रदर्शन के बाद हसीना सरकार ने कोटा का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 2018 से पहले जैसे आरक्षण मिलता था, उसे फिर से उसी तरह लागू किया जाए। इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सरकार ने इसे सख्ती से कुचलने की कोशिश की, लेकिन ये और तेज होता चला गया। इसके बाद बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण देने के ढाका हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। आरक्षण को 56% से घटाकर 7% कर दिया। इसमें से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को 5% कोटा और एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग को 2% कोटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो शेख हसीना के पद छोड़ने की मांग लगातार करने लगे। बांग्लादेश में बवाल के पीछे की वजह है आरक्षण, जिसके साथ छेड़छाड़ करना शेख हसीना को इतना भारी पड़ गया कि उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। आरक्षण की ऐसी आग भड़की कि पूरा बांग्लादेश जल उठा। अब देखने वाली बात ये होगी कि सेना जनता से किए वादे को पूरा करती है या फिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। आरक्षण को लेकर भड़की आग ने पूरे देश में हिंसा फैला रखी है। भारत में भी आरक्षण को लेकर कई बार बवाल हो चुका है, लेकिन सरकार ने समय समय पर उसमें संशोधन किए हैं, जिससे स्थिति नियंत्रण में है। अब बांग्लादेश के घटनाक्रम से भारत में क्या सियासी घमासान होता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।